guys, welcome back to Squad. So today we will do chapter 2, Contemporary Centers of Power, lecture 4, Masterclass ASEAN. Now the expert in anything was once a beginner. Mission Class 12 2020 Class 12 job or 2026-27. So let's get started. Now, mission agenda. Mission agenda. Mega recap lecture 1, 2, and 3 revision. Asian pillars, security, economic, and social cultural. Vision 2020. Asian's outward role. Master test 30 marks backlog challenge. Phase 1, the mega recap. यूरोपियन इंटीग्रेशन. देखो यूरोपियन इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू बताया. कैसे किया. पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में. फिर उसके बाद फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो 1945 पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसके कारण इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ यूरोप ड्रेन आउट हो गई. ठीक है. देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चंस ऑफ यूरोप आए. पहला, ओल्ड राइवलरी वर्सेस न्यू कॉपरेशन. या तो वो जीवन भर ओल्ड राइवलरी अपने पुराने दुश्मनों से ही लड़ते रहे, या राइवलरी या न्यू ऑपरेशन को, मतलब न्यू कॉपरेशन को फॉलो करे, कॉपरेट करे साथ में डेवलपमेंट में. अब आया इधर ला 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 ला. कौन है? अमेरिका. अमेरिका आया और उसने बोला मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मतलब उसने फाइनेंशियल हेल्प की. अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प की यूरोप की. ठीक है. अब यूरोप की अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प की. तो एज यू नो कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि अमेरिका ने अपनी एक अलग से ग्रुप बनाया था, उसका नाम था नेटो. तो वैसे ही इन लोगों ने भी कॉपरेशन करके एक अलग सा ग्रुप बनाया यूरोपियन यूनियन, यूरोप ने. दैट वाज OEEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन 1948 में, ये मतलब 1948 मार्शल प्लान के दौरान ये क्या बना, ये इन्होंने बनाया. इनका क्या बनाया, इनका ग्रुप, मतलब OEEC. ठीक है. इसने जो अमेरिका ने हेल्प की थी ना, फाइनेंशियल हेल्प, वो मार्शल प्लान के थ्रू की थी. ठीक है. मार्शल प्लान उन्होंने बना के रखा था 1948 में. फिर उसके बाद जब OEEC बन गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बन गया. फिर उसके बाद अब अमेरिका पैसे दे रहा है तो कंट्रीब्यूट करो, कॉपरेशन करो और डेवलपमेंट करो. तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन. अब इन्होंने सोचा, अब ये सब तो हो गया, अच्छे से कॉपरेट हो रहा है. अब सोचा कि भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन तो अच्छे से होगा, पॉलिटिकल भी करें, काउंसिल ऑफ यूरोप भी बनाए, तो ऐसा कुछ. तो फिर क्या हुआ, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई. 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई. उस काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनी. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1948 के बाद 1957 में, मतलब वो थोड़े स्टेप्स ले रहे थे, तो उन्होंने 1957 में क्या बनाया, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई. क्या बनाई? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई 1957 में. ठीक है. फिर क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट 1979 में यहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड हुए थे. क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट बना
1979 में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पार्लियामेंट में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई 1991 में। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुए, तो जिससे वो यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप था, वो भी जुड़ गया। तो इससे काम जल्दी 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 होने लगा, फास्टन हो गया। अब 1992 में क्या बन गया? 1992 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बन गया। और किस ट्रीटी के थ्रू? maastricht ट्रीटी के थ्रू, ठीक है। 1992 में maastricht ट्रीटी के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हो गया। तो फिर यूरोपियन यूनियन, ये PYQ है, ठीक है। OEEC मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड मार्शल प्लान, जो 1948 में बना। 1948 यूएस एडेड यूरोप्स रिकवरी विया मार्शल प्लान। OEEC formed to manage the aid and trade integration, first step toward Western European unity. EEC मैंने आपको, EEC वही है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो 1957 में मैंने आपको बताई थी। फॉर्मेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, सिंगल मार्केट एम्ड एट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर्स, ग्रोथ, इकोनॉमिक सक्सेस लेड टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। ग्रोथ अच्छे से हुई थी, तो यहाँ तक क्या था, यहाँ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप जब बना था 1949 में, तब से ही वहाँ से ही पॉलिटिकल कॉपरेशन शुरू हो गया था, ठीक है। फिर ये रिपीटेड है। बर्थ ऑफ EU क्या कब हुआ? 1992 में। किस ट्रीटी पे? maastricht ट्रीटी। फाउंडेशन maastricht ट्रीटी एस्टैब्लिश द EU, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। सिंबल्स देखो, यूरोपियन यूनियन के पास अपना फ्लैग है, अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, अपनी करेंसी है यूरो, अपना फाउंडेशन डे है, उसका वो कब ढूंढा गया था? 1992 में। और क्या है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि 2003 में वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। करेंसी जो है वो 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी, वो था यूरो। क्या थी? यूरो। और एक यूरो ही है जो डॉलर्स को टक्कर दे सकती है, ठीक है। लेक्चर 2, EU एज इकोनॉमिक पावर। मैंने आपको बताया था GDP, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट है। क्यों इसका GDP है अगर मैं रिसेंटली बताऊँ 2024 में, तो $19.35 ट्रिलियन है। ट्रेड 3x, मतलब इसने ट्रेड में 3x एक्सपोर्ट्स शेयर मोर देन यूएस इन एक्सपोर्ट। यूएस से ज़्यादा शेयर इसने दिए यूरोप ने। इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट वॉइस इन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड G20 समिट जो हुआ था उसमें, तो इसने एक सिग्निफिकेंट वॉइस इन WTO एंड G20 समिट में की थी। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमने इसमें आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था UN के 10 नॉन परमानेंट सीट है और 5 परमानेंट है। उसमें कौन कौन आता है? रशिया, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, 5 लोग आते हैं। तो जो फ्रांस है, उसके पास क्या है? फ्रांस के पास UNSC की परमानेंट सीट है और उसके पास 335 वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ये याद रखना, ठीक है। डिप्लोमेसी यूजेस इकोनॉमिक एड एज अ टोटल फॉर इन्फ्लुएंस। डिफेंस में ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली, डिफेंस में भी ये सेकेंड लार्जेस्ट है, GDP में भी यूरोप सेकेंड लार्जेस्ट है। कंबाइंड मिलिट्री स्पेंड इन सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली। अब यहाँ से शुरू होता है अपना एशियान का
लेक्चर, जब तब एशियान कैसे बना, क्या हुआ, कैसे किया उसने, तो वो सब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो WW मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड्स डिकोलोनाइजेशन, मतलब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है तो डिकोलोनाइजेशन होता है। डिकोलोनाइजेशन मतलब डबल कॉलोनियलिज्म चैलेंज, मतलब कि इन्हें दो उसने बंदी बना के रखा था, ठीक है, दो मतलब कि डबल कॉलोनियलिज्म चैलेंज अगर मैं बोलूँ तो इन द सेंस आप ये मानो कि इनको एशियान को मतलब दो देशों ने इनको कैप्चर किया था। मतलब जैसे अगर हम इंडिया को देखें तो थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं ना इंडिया को, क्यों? क्योंकि इंडिया किसी के ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो वैसे ही डबल कॉलोनियलिज्म मतलब कि जो क्या बोलूँ कि इनको दो बार बंदी बनाया गया। एक एक अगर इधर से उनको फ्रीडम मिली तो इधर बंदी बना लिया, तो दो बार इन्हें बंदी बनाया गया, ठीक है। अब 1967 में इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन बनाया, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो लेक्चर 3 में हम देखा था कि PYQ है, ये आएगा। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में हमने क्या किया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन में हमने क्या किया था, फॉर्मेशन साइंड इन 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड। देखो मैंने आपको बताया था 5 देशों ने मिलकर एशियान बनाया, आसियान बनाया, आसियान है ना, हाँ। तो 5 देशों ने मिलकर आसियान बनाया। कौन कौन से वो देश थे? पहला कौन सा, देखो जब आसियान जो था वो फ्रीडम हो गया, मतलब डबल कॉलोनाइजेशन से हट, कॉलोनियलिज्म से हट गया, मतलब फ्री हो गया, टोटली फ्री हो गया। तो अब जब वो टोटली फ्री हो गया तो उसके पास बहुत ऑप्शन थे, या तो वो USA को ज्वाइन करे या वो USSR को ज्वाइन करे। दो ऑप्शन थे, या तो वो USA को ज्वाइन करे या तो वो USSR को ज्वाइन करे, ठीक है। और इंडिया ने इनको इसको अलग से वो दे दिया कि अगर तुम्हें ना कि USA ना कि USSR को ज्वाइन करना है, तुम थर्ड पार्टी यूनिटी ले सकते हो, एक थर्ड पार्टी यूनिटी ले सकते हो, किसी को ज्वाइन मत करो। तो इनको ये इतना पसंद नहीं आया, थर्ड पार्टी यूनिटी इनको इतना पसंद आया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी 5 कंट्रीज जो थी, दैट वाज बैंकॉक क्यों बोल रही हूँ, दैट वाज थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और क्या था, मलेशिया, एक और थी, हाँ फिलीपींस। तो ये जो 5 कंट्रीज थी, इन पांचों ने मिलकर आसियान बनाया, इन पांचों ने मिलकर आसियान बनाया, ठीक है। और ये आसियान बना था जब बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन हुई थी, तब ये आसियान बना था, मतलब बैंकॉक में कुछ साइन किया गया था, तो वहाँ पे ही ये आसियान बना था, तो इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन में बोला है, ठीक है। रीज़न, इनको जो आसियान था, इनको क्या चाहिए था, इनको एक तो रीजनल पीस चाहिए था, मतलब ये चाहते थे कि पहला इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कल्चर, वो था इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू, क्या था, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए था इन्हें। और सेकंड, रीजनल पीस चाहिए था, इन्हें पीस चाहिए था, ठीक है। सेकंड, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड UN चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो सब ये फॉलो करेंगे, ठीक है। अब नॉन सुपरनेशनल, अब इनको इतना वो नहीं था, क्या नहीं था इनको, कि इनसे जब ये अच्छे से सेटल हो गए, सब हो गया, तब इनसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि देखो आपको UN जैसे बनना है, जैसे UN सुपरनेशनल है, वो सब एक नेशन की तरह काम कर रहा है, सब चीज़ें सही चल रही है EU में, जैसे हमने देखा सब सही चल रहा है, आपको EU की तरह बनना है, आपको सुपरनेशनल बनना है। तो इसने बोला नो, वी आर ASEAN is not interested in supranational,
ठीक है, सुप्रा नेशनल। एशियान किस में इंटरेस्टेड था? एशियन वे में इंटरेस्टेड था। अब एशियन वे मतलब क्या होता है? एशियन वे मतलब कि जो एशियन है वो अपने तौर तरीके से ठीक कर चल रहा था, उसको जैसे चलना है वैसे ही चल रहा था, वो सुप्रा नेशनल नहीं बनना चाहता था, वो नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इसमें अनलाइक ईयू, एशियन अवॉइड सुपर स्टेट स्टेटस। उस एशियन ने अवॉइड किया सुपर स्टेट नेशन, सुपर स्टेट स्टेटस। द 5 फाउंडर्स जो मैंने आपको बताया, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। 5 जो मैंने आपको बता दिए। फिर आता है रीजनल चैलेंजेस। रीजनल चैलेंजेस में डबल कॉलोनियलिज्म फ्रॉम जापान एंड वेस्टर्न पावर्स। ठीक है, 2 बार इनको कैप्चर किया गया, एक बार जापान से, दूसरी बार वेस्टर्न पावर से। नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था। देखो इसमें पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, पर ये देखो यूएसए और यूएसए साइड से धीरे चल रहा था पर फास्ट चल रहा था, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो ऑब्वियसली होगा। कोल्ड वॉर, प्रेशर टू ज्वाइन ग्रेट पावर ब्लॉक्स। इनके पास प्रेशर था कि इन लोगों को ज्वाइन करना था ग्रेट पावर ब्लॉक्स को, एशियन को। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है लेक्चर 4, दैट इज एशियन मास्टर क्लास स्टार्ट्स नाउ। अभी हमने सिर्फ रिकैप किया जो भी हमने पुराना पढ़ा हुआ था। नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फास्टर रीजनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी करने लगी तो फास्टर रीजनल डेवलपमेंट्स में डेवलपमेंट जो था वो फास्टर हो गया। सोशल प्रोग्रेस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ थी। कल्चरल डेवलपमेंट, शेयर्ड हेरिटेज एंड वैल्यूज। इसने क्या किया? शेयर्ड हेरिटेज एंड वैल्यूज, कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यही मैं आपको बता रही थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब फास्टर रीजनल डेवलपमेंट, बेटर क्वालिटी लाइफ एंड शेयर्ड हेरिटेज एंड वैल्यूज। ठीक है, इफ यू विल मूव फॉरवर्ड तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा था, रीजनल स्टेबिलिटी, promote regional peace and stability. क्या? promote regional peace and stability, adhere to UN charter and rule of law. ठीक है, अब द एशियन वे, हाईली इंपॉर्टेंट। एशियन वे क्या है? एशियन वे मतलब आसियान का तौर तरीका, वो है आसियान वे। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव इंटरैक्शन। ठीक है, इनफॉर्मल है, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट है और कोऑपरेटिव इंटरैक्शन। द यूनिक स्टाइल डिफाइंस आसियान सक्सेस ओवर डिकेड्स। जो भी डिकेड्स आए आसियान के, मतलब जो भी चैलेंजेस आए उसको उन्होंने फाइट किया, ओवरकम किया एंड आगे बढ़ते रहे, सक्सेस पाई। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव सॉवरेनिटी अगर बोलूँ तो कोर वैल्यू रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल। सॉवरेनिटी क्या होती है? जैसे बोलते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, तो मतलब इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ कंट्री इन विच देयर इज नो, मीन्स इंडिया इज independent. There is no another means there is no another person to take decisions in India. We take decisions by our own, means India take decisions by themselves. ठीक है, सो इसलिए इसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं।
यूरोपियन यूनियन इज नॉट सॉवरेन, ठीक है, वो नॉन सॉवरेन है, वो सॉवरेनिटी नहीं है. कोर वैल्यू रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल. फास्टेस्ट ग्रोथ रिजल्टेड इन बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो आसियान की है. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज आसियान. आउटवर्ड रोल ब्रॉडेंड ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसने ब्रॉडन किए बियॉन्ड सोशल एंड स्पेयर्स, ठीक है, उसने और बढ़ाया ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. द 2003 इवोल्यूशन एशियन कम्युनिटी. जो 2003 में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया था और 9 मई को EU डे मनाया जाता है, यूरोपियन यूनियन डे मनाया जाता है, ये हमने देखा था. तो द 2003 इवोल्यूशन एशियन कम्युनिटी लर्निंग फ्रॉम द EU पाथ. अब वो इतू सा EU की तरफ बनना चाहते, जो एशियन है वो इतू सा EU को, यूरोपियन यूनियन को फॉलो करना चाहते हैं, सिर्फ इतू सा, ठीक है. तो इसलिए एशियन यूनियन ने, मतलब सॉरी, एशियन ने क्या बनाया, एशियन ने 3 पिलर्स बनाए. उन 3 पिलर्स का नाम क्या था? एशियन सिक्योरिटी, पहला था एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सेकंड एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, थर्ड एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी. 3 पिलर्स थे. कौन कौन से? फर्स्ट एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सेकंड एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, थर्ड एशियन सोशो कल्चरल इकोनॉमिक कम्युनिटी. इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो अच्छे से देखना, सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. सिक्योरिटी कम्युनिटी जो सेकंड है, सेकंड से हम शुरू करते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं ना. अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें ऐसे लिखा, अच्छा ओके, इसमें ऐसे लिखा है तो ऐसे चलते हैं. तो पहला वैसे क्या है, पहला पिलर है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दूसरा एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, तीसरा एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी. ओके वेट फॉर इट. हाँ, NCERT में ऐसे लिखा है, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, फिर सेकंड एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर थर्ड एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है. तो हम NCERT के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था ये वाला सिक्योरिटी कम्युनिटी का, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं. नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स शुड नॉट एस्केलेट. मतलब कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं आने चाहिए कि एक इस स्टेट का आदमी खड़ी है और एक उस स्टेट के आदमी खड़ी है और लड़ाई हो रही है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है. तो ये नहीं होना चाहिए कि एक उस स्टेट की आर्मी खड़ी है, एक स्टेट की, और दोनों लड़ाई हो रही है, नहीं. वो अपनी जो भी एशियन है वो डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर देती है, ठीक है. तो नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट. जो आउटसाइड डिस्प्यूट्स हैं वो लड़ाई पे नहीं आने चाहिए, ठीक है. नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, किसी को भी वेपन्स नहीं उठाने, ठीक है. बातचीत के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे. एग्रीमेंट्स, मेंबर्स प्रॉमिस्ड पीस एंड न्यूट्रलिटी. उनके जो सारे मेंबर्स थे, आप अगर देखोगे अभी तो आपकी बुक में 10 लिखे, 10 मेंबर्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं आसियान में, पर 10 की जगह वो 11 है, ठीक है. अगर आप बोलोगे तो कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में आपको 11 ही लिखना है, ठीक है. तो 11 मेंबर्स हैं आसियान में अभी अगर हम देखें तो एग्रीमेंट्स, मेंबर प्रॉमिस पीस एंड न्यूट्रलिटी. मतलब मेंबर्स प्रॉमिस करते हैं कि पीस में रहेंगे, रीजनल पीस एंड न्यूट्रलिटी. RF मतलब कि एरिया फ्री फ्रॉम ट्रेड, ठीक है. ARF एस्टैब्लिश फॉर कोऑर्डिनेशन. ARF इसलिए एस्टैब्लिश हुआ फॉर कोऑर्डिनेशन. ARF का मतलब है एरिया, हाँ,
मीन्स फ्री फ्रॉम ट्रेड, आई थिंक सो, समथिंग लाइक दैट. हाँ, ARF, सॉरी, एशियन रीजनल फोरम, मैं इसको कुछ और समझ रही थी, सॉरी. एशियन रीजनल फोरम, इसका मतलब है ये 1994 में आया था. तो सिक्योरिटी कम्युनिटी हमने देख लिया. नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट, agreements members promise peace and neutrality. RF मतलब ASEAN Regional Forum means established for coordination 1994 में. ठीक है, तो ये डेट याद रखना. ARF एशियन रीजनल फोरम 1994 कैरीज आउट, देखो जो एशियन नेशनल फोरम है, सॉरी एशियन रीजनल फोरम 1994 में जो आया था वो क्या कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन क्या, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में ये कोऑर्डिनेट करेगा ARF, एशियन फोरम, एशियन रीजनल फोरम 1994 में बना था. कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी, तो कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी. रिपीटेड इकोनॉमिक कम्युनिटी में सेकेंड जो आ रहा है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में कॉमन मार्केट टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बेस इन द रीजन. आसियान नहीं चाहता था कि हम बाहर से खाना मंगवाए, बाहर से चीज़ें मंगवाए, नहीं, वो यही चाहता था कि हम आसियान में ही जो भी खाना जो भी है वो सब आसियान में ही बनाए, आसियान को ही बेस बनाए. ठीक है, तो कॉमन मार्केट टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बेस इन दी रीजन. डेवलपमेंट टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेटलमेंट इम्प्रूव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इनके पास एक इम्प्रूवमेंट, जो अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कहीं तो एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है. सेटलमेंट क्या है, इम्प्रूव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इनके पास. ट्रेड एंड ग्लोबल इंटरेस्ट अगर हम देखें, FTA फ्री ट्रेड एरिया है. FTA जो फ्री ट्रेड एरिया है क्या है, FTA फ्री ट्रेड एरिया फोकस्ड ऑन फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर. अगर मान लो कि इंडिया वहाँ पे कोई वो बनाना चाहती है, आसियान में कुछ करना चाहती है, तो वो करने देगा. क्या करने दे, वो करने देगा. ठीक है, वो करने देगा. तो FTA क्या होता है, फोकस्ड ऑन फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर. नेगोशिएशंस US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फॉर FTAs, मतलब जो US है और जो चाइना है वो फ्री ट्रेड एरिया उन्होंने यूज कर चुका है, ऑलरेडी मूव हो चुके हैं उस पर. स्ट्रेंथ इकोनॉमिक रेलेवेंस मेक्स इट एन अट्रैक्टिव पार्टनर. इकोनॉमिक रेलेवेंस है तो इट मेक्स इट एन अट्रैक्टिव पार्टनर. अब आता है थर्ड, एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी. मतलब एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी मतलब प्रोमोटिंग कल्चरल इंटरैक्शंस. कल्चरल इंटरैक्शंस प्रमोट करते हैं, लिफ्टिंग द क्वालिटी कोऑपरेशन इन एजुकेशन. तो सोशो कल्चरल कम्युनिटी मतलब प्रोमोटिंग कल्चरल इंटरैक्शंस, लिफ्टिंग क्वालिटी होगी सब में, एंड कोऑपरेशन फॉर एजुकेशन भी वहाँ पे मिलेगा. ठीक है, एक्सपेक्टेड 2026-27 एशियन विजन 2020. जैसे इंडिया का विजन है कि 2047 में इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री, कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी. तो वैसे एशियन का एक विजन था 2020 में कि आउटवर्ड रोल डिफाइंड एंड आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन. कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल encourages negotiation over conflicts. medicated Cambodian conflict and East Timor crisis. मतलब एक कम्बोडियन एक स्टेट है वहाँ पे आसियान में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, एंड ईस्ट टाइमर क्राइसिस हुए थे जो एशियान ने सुलझा लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, तो ये आएगा, ये एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा 2026-27 में, मतलब आएगा. तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना. ओके, अब देखते हैं मास्टर टेस्ट 30 मार्क्स MP बोर्ड पैड एंड मिक्स्ड बुक 1 के चैप्टर 1, 2, 3 एंड बुक 2 के चैप्टर 1 और 2 जो हम अभी कर रहे हैं.
Okay, so section A, which declaration led to the formation of ASEAN? वो आप देख ले, बता दो. फिर आता है in which year was the ARF established? मतलब आशियान रीजनल फोरम इस्टेब्लिश कब हुआ था? और सेक्शन बी फिलर्स 5 marks. The Dash plan aided European recovery in 1948. Dash is the permanent member of the UNSC from the EU. The official currency of EU is the first state formed on linguistic basis in India was India. Look East policy started in the year. India's की look East policy कब हुई थी start? Section C, true or false, 5 marks. EU is a supranational organization. ASEAN has a common army. Sardar Patel is known as the Iron Man of India. And Organization of European Economic Community was formed in 1948. The ARF, ASEAN Regional Forum, delays with cultural policy. Section D, short and long. Explain the Asian way in your own words. Asian way वही है, उनके तौर तरीके 2003 में आए थे. What were the 2 major challenges of nation building? Outline the 3 pillars of Asian community. जो 3 pillars जो मैंने आपको बताए उसको थोड़ा explain करना. Justify EU is an economic powerhouse. जो EU है वो economic powerhouse है कि नहीं वो भी बता देना. ठीक है. So this is the answer key, as you can see. And chase your dreams. You are born to be a topper. We are born to be a topper. Join the topper squad now. And bye guys. Subscribe for lecture 5 of political science chapter 4. So bye bye guys. Don't forget to like, share, subscribe my channel and join topper squad as fast as you can, because we will be ruling the state list of 2026-27. We will do it. I am ready. If you are ready, write in the comment section. Bye bye guys. Love you all. Bye bye. Bye bye. And if you have any doubt in anything, just write in the comment below. I will solve it. Bye bye. Love you all. Bye guys.